एपिसोड 301 असली पागलपन तो तुम मेरा अब देखोगे। अंश ने अपनी जलती हुई नजरों से उन गार्ड्स को देखा जैसे वार्न कर रहा हो कि चुपचाप सामने से हट जाओ वरना इसी हॉकी स्टिक से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अंश का ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था कि उन दोनों की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अंश से दोबारा सवाल जवाब कर सके। इसलिए वह सहम कर थोड़ा पीछे की तरफ हट गए, क्योंकि वह गार्ड्स भी अंश खुराना को और उसके गुस्से को जानते थे कि अंश खुराना के गुस्से से तो पूरा शहर वाकिफ था कि वह गुस्से में आकर कब क्या कर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता था। अंश ने अपने कदम मेन एंट्रेंस से अंदर की तरह बढ़ा दिए। अब आगे हॉल के बीचों बीच जाकर अंश ने चिल्लाते हुए अद्विक को पुकारा, अद्विक राठौर बाहर निकल। बहुत शौक है ना तुझे औरों की बीवियों के साथ बदतमीजी करने का, आज तेरे सारे शौक निकालता हूँ। लेकिन अद्विक इस वक्त अपने रूम में सोया हुआ था, उसे अंश की आवाज सुनाई नहीं दी। अद्विक को न आते देखकर अंश का पारा और भी हाई हो रहा था। तभी वहां पर काम करने वाले सर्वेंट भागते हुए वहां आए और उनसे बोले, देखिए सर अभी सो रहे हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अंश ने उस सर्वेंट को घूरते हुए कहा, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे बॉस का इंतजार करने नहीं आया हूँ, जल्दी जाओ और जल्द से जल्द अपने बॉस को बुलाकर लाओ, लेकिन जितनी देर तुम करोगे उतनी ही ज्यादा बर्बादी में यहाँ फैलाऊंगा। कहकर अंश ने अपनी हॉकी स्टिक से वहां रखी सब चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर तो सर्वेंट ने दूसरे सर्वेंट से कहा, अजीब सरफिरा आदमी है, जल्दी से जाकर बॉस को बुलाकर लेकर आओ, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। दूसरे सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से भागते हुए अद्विक की तरफ गया। वह पहले वाला सर्वेंट अंश को रोकने की कोशिश कर रहा था, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठ जाए ना, सर अभी आते ही होंगे। पर अंश कहाँ उसकी सुनने वाला था, वह तो इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था कि उसके सामने जो भी चीज नजर आए वह उसे तबाह कर दे। दरअसल अंश ने सीसीटीवी फुटेज में जब अद्विक को हीर के साथ बदतमीजी करते और उसके हाथ को पकड़ते हुए देखा था तो वही सीन अंश को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। अंश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसकी हीर को टच भी करे और अद्विक ने तो अपनी हदें पार की थी, तो भला अंश अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करता। वही अद्विक आद्या को अपनी बाहों में भरे हुए चैन से सो रहा था। रात के वक्त डॉक्टर ने आद्या को एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया था जिसमें नींद का नशा भी था, जिस वजह से आद्या काफी गहरी नींद में थी। तभी अद्विक को रूम का डोर तेजी से पीटने की आवाज आई, जिसे अद्विक ने कसमसा कर डोर की तरफ देखा। कोई काफी देर से रूम का डोर पीटे ही जा रहा था, जिससे इरिटेट होकर अद्विक ने बेड से उठाते हुए कहा, व्हाट द हेल, ऐसी क्या बात आ गई है जो सुबह सुबह ऐसे डोर पीट रहा है। कहकर अद्विक ने गुस्से से डोर ओपन किया। उसे अपनी नींद में डिस्टर्बिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सामने वह सर्वेंट डरी हुई नजरों से अद्विक को देख रहा था। अद्विक ने उसे घूरते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, इस तरह से डोर क्यों पीटे जा रहे थे। सर्वेंट ने हकलाते हुए कहा, सर वह नीचे अंश खुराना आया है और काफी तोड़फोड़ मचाई हुई है उसने और काफी गुस्से में भी लग रहा है। ये सुनकर अद्विक ने अपनी बाहें ऊपर करते हुए कहा, अंश खुराना यहाँ आया है, ठीक है तुम जाओ मैं अभी आ रहा हूँ। तो सर्वेंट ने कहा, सर अभी चलिए, उन्होंने नीचे बहुत ज्यादा हंगामा मचाया हुआ है, आप जितनी देर आने में करेंगे उतनी देर में तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। अद्विक ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, चलो। अद्विक ने एक नज़र पलट कर आद्या की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में ही थी। तभी अद्विक को याद आया कि उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी अभी न्यूड है। उसने सर्वेंट से कहा, आता हूँ अभी। कहकर उसने रूम का डोर बंद कर दिया और बेड के पास रखी हुई अपनी टी शर्ट को उठाकर पहन लिया और वापस रूम से बाहर निकल गया। अब तक अंश ने अद्विक के हाल के आधे इंटीरियर की बैंड बजा दी थी। कुछ देर पहले वह हाल जो काफी ज्यादा क्लासी और खूबसूरत नजर आ रहा था, अब किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। वहां की काफी महंगे शोपी सब टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखरे हुए थे। तभी वहां पर अद्विक की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, यह क्या पागलपन है अंश, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर इस तरह से बदतमीजी करने की। अद्विक की आवाज सुनते ही अंश की हॉकी जो उसने किसी चीज को तोड़ने के लिए हवा में उठाई थी वह हवा में ही रुक गई और उसकी पकड़ हॉकी के ऊपर और भी ज्यादा कस गई। उसने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां पर अद्विक गुस्से से अंश को ही घूर रहा था। अद्विक को देखकर अंश ने बड़े स्टाइल के साथ हॉकी को अपने एक हाथ में घुमाते हुए कहा, अभी तो तुमने मेरा पागलपन देखा, कहाँ है अद्विक राठौर, ये तो सिर्फ छोटा सा डेमो था, असली पागलपन तो तुम मेरा अब देखोगे। अंश की बात सुनकर अद्विक एक एक सीढ़ियां उतरते हुए बोला, और मैं तुम्हारे इस पागलपन की वजह जान सकता हूँ। कहते हुए अद्विक अंश के सामने आकर खड़ा हो गया।
वही अंश जो अपने एक हाथ से हॉकी को घुमा रहा था। उसने अपनी हॉकी एकदम से अद्वैत के कंधे पर रखी और उसकी आंखों में डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, तुमने कल रात जो हरकत मेरी बीवी के साथ की, क्या तुम अपनी औकात भूल गए थे अद्वैत राठौर, या ये भूल गए थे कि ऐसा करके तुम सीधा सीधा अंश खुराना से पंगा ले रहे हो? अंश के गुस्से की वजह जानकर अद्वैत पहले तो उसे बिना किसी भाव के देखता रहा, फिर एकदम ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम इस वजह से गुस्से में हो क्या? वैसे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था, सिर्फ उसका हाथ। अद्वैत इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता, अंश ने हॉकी को साइड में फेंका और अद्वैत की गर्दन अपने एक हाथ में पकड़ते हुए कहा, मेरी बीवी की तरफ कोई नज़र उठाकर भी देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं, और तूने तो उसे छूने की हिम्मत की और तू कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब अंश की पकड़ अद्वैत के गले पर कसती ही जा रही थी, जिस वजह से अद्वैत ने अपने दोनों हाथों से अंश के उस एक हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि अगर उसने अभी अंश को नहीं रोका तो अंश पक्का आज उसकी जान ही ले लेगा, और वाकई में अंश की पकड़ से ही वह अंश की स्ट्रेंथ को पहचान गया था। किसी तरह से अद्वैत ने अंश को खुद से दूर धकेला और लगभग खांसते हुए कहा, एक हाथ ही तो पकड़ा था ना तुम्हारी बीवी का, कौन सा उसे अपने बिस्तर पर? इस बार भी अंश ने उसे आगे बोलने का मौका नहीं दिया और एक जोर का पांच अद्वैत के मुंह पर जड़ दिया, जिससे अद्वैत मुंह के बल सीधा फर्श पर जाकर गिरा। इस बार तो अंश अद्वैत पर हावी हो गया। वह गुस्से से उठा और अंश की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हो? मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं तो कुछ भी किए जा रहे हो। कहते हुए अद्वैत ने अंश के कॉलर को कसकर पकड़ा। अंश ने उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए उसे दूर धकेलते हुए कहा, इंसानों की तरह बात करने के लिए इंसान का होना भी जरूरी है, और तुम जैसे जानवरों से कैसे निपटना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। कहकर अद्वैत अभी एक और पंच उसके मुंह पर मारने ही वाला था, तभी वहां पर आद्या की आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? अद्वैत और अंश दोनों की ही नजरें एक साथ आद्या पर गई तो वह सीढ़ियों पर खड़ी हुई कंफ्यूजन से दोनों को बारी बारी से देख रही थी। एपिसोड 302 कहानी अब तक। इस बार भी अंश ने उसे आगे बोलने का मौका नहीं दिया और एक जोर का पांच अद्वैत के मुंह पर जड़ दिया, जिससे अद्वैत मुंह के बल सीधा फर्श पर जाकर गिरा। इस बार तो अंश अद्वैत पर हावी हो गया। वह गुस्से से उठा और अंश की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हो? मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं तो कुछ भी किए जा रहे हो। कहते हुए अद्वैत ने अंश के कॉलर को कसकर पकड़ा। अंश ने उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए उसे दूर धकेलते हुए कहा, इंसानों की तरह बात करने के लिए इंसान का होना भी जरूरी है, और तुम जैसे जानवरों से कैसे निपटना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। कहकर अद्वैत अभी एक और पंच उसके मुंह पर मारने ही वाला था, तभी वहां पर आद्या की आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? अद्वैत और अंश दोनों की ही नजरें एक साथ आद्या पर गई तो वह सीढ़ियों पर खड़ी हुई कंफ्यूजन से दोनों को बारी बारी से देख रही थी। अब आगे आद्या को देखकर अंश का हाथ जो अद्वैत को मारने के लिए उठा ही था वह वहीं रुक गया। अंश का ध्यान इस वक्त आद्या की तरफ था। इसी का फायदा उठाकर अद्वैत ने अंश को खुद से दूर धकेल दिया और आद्या से कहा, तुम यहाँ से जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ अपने रूम में। आद्या ने अद्वैत की बात को इग्नोर किया और एक एक सीढ़ी उतरते हुए कहा, पहले ये बताओ यहाँ हो क्या रहा है और यह हॉल की हालत क्या हो रही है? क्या यहाँ कोई भूचाल आया था? अब तक आद्या नीचे आ गई थी। अंश को ये तो पता नहीं था कि आद्या अद्वैत की कौन लगती है, इसीलिए उसने पूछा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? क्योंकि जहाँ तक अंश को पता था अद्वैत मैरिड नहीं है, इसीलिए उसने यह बात आद्या से पूछी। आद्या ने एक नज़र अद्वैत की तरफ देखा और फिर उनसे कहा, जिसे तुम इतनी बुरी तरह से धो रहे थे ना, मैं उसकी बीवी हूँ। मुंह बोली बीवी। ये सुनते ही जहां अद्वैत हैरानी आद्या को देखने लगा, वही अंश को पहले तो आद्या के बोलने के तरीके पर थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस एक्सप्रेशन को आने ही नहीं दिया और अद्वैत की तरफ देखने लगा, जो थोड़ा गुस्से से आद्या को देख रहा था। अद्वैत ने आद्या से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी आद्या ने उसे ही सवाल कर दिया, अब ऐसा कौन सा कांड करके आए हो जो इतना पूरी तरह से पिट रहे हो? जानती हूँ तुम्हारी हरकतें हैं ही ऐसी कि तुम्हारे तो हाथ पैर ही तोड़ देने चाहिए। आद्या की बातें अद्वैत को बहुत गुस्सा दिला रही थी। हाँ, अगर अकेले में वही ये बात अद्वैत से कहती तो शायद अद्वैत को कम इंसल्ट फील होती, लेकिन यहाँ तो आद्या अंश के सामने ही उसकी इज्जत का फालूदा कर रही थी, जो अद्वैत को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए आद्या की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, चुपचाप रूम में जाओ, तुमसे तो वहीं आकर निपटता हूँ। आद्या ने उसे इस तरह से देखा जैसे कह रही हो कि तुम्हारी धमकी का ठेले का भी फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। फिर अंश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अगर इसे तोड़ना फोड़ना था तो फुर्सत से अपने दिल की इच्छा पूरी करो, लेकिन यहाँ पर इतनी तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत थी? बेचारे सर्वेंट को ये सब साफ करने में कितना वक्त लगेगा?
आधा तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, इसलिए बहुत ही शांत भाव से अपनी बात कह रही थी। आगे की बात सुनकर अंश ने एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ अद्विक को देखा और फिर आद्या की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आइंदा से यह फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसके हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, ताकि जिंदगी में कोई हरकत करने लायक बचे ही ना। और समझा देना अपने इस पति को कि अंश खुराना से उलझना मतलब अपनी जिंदगी पूरी तरह से हराम कर देने के बराबर है। कहते हुए अंश ने एक वार्निंग वाला लुक अद्विक को दिया और वहां से निकल गया। अंश के वहां से जाते ही अद्या वहां की टूटी फूटी चीजों को अपने पैर से साइड करते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगी। वही अद्विक का पारा अब पूरी तरह से हाई हो गया था, क्योंकि आद्या ने उसकी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यह बात अद्विक जैसे एरोगेंट पसंद कैसे बर्दाश्त करता। वह भी अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए आद्या के पीछे पीछे किचन की तरफ चला गया। आद्या ने फ्रिज से दूध निकालकर उसे गर्म करने के लिए गैस पर रखा। आद्या अपना खाना खुद ही बनाती थी, क्योंकि अद्विक के घर में जो खाना बनता था वो आद्या को पसंद नहीं आता था। आद्या को सिंपल खाना ही पसंद था। अद्विक पीछे पीछे दंदनाते हुए आद्या के पास आया और उसकी बाह पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए बोला, क्या बकवास कर रही थी तुम वहां पर, और वह तुम्हारे हस्बैंड को मार रहा था और तुम उल्टा उसे उकसा रही थी कि और भी ज्यादा बुरी तरह से मारो। आद्या ने पहले तो अद्विक के उस हाथ की तरफ देखा जिससे अद्विक ने उसकी बाह को थामा हुआ था, और फिर झटके से उसका हाथ अपनी बाह से हटाते हुए कहा, शायद मैंने थोड़ा कम कहा ना, मुझे तो उसे बोलना चाहिए था कि सीधा इसका मुंह ही तोड़ दो, ताकि आइंदा से ये कोई बकवास भी ना करे। आलिया वापस जैसे ही बोलने लगी, अद्विक ने अब इस बार उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ा और अपने सामने लगभग उसे खींचते हुए कहा, देखो आद्या, इस वक्त जो तुम्हारी कंडीशन है ना, मैं इसका लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तो तुम जितनी हरकतें मेरे सामने कर रही हो ना, तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी कर देता। भूल गई उस रात को क्या हालत की थी तुम्हारी। आद्या का चेहरा अभी भी बहुत शांत था, जैसे उसे अद्विक के धमकाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने एक शांत भाव से कहा, सब याद है, और वैसे भी तुम जैसे जानवर से कोई क्या ही उम्मीद रखेगा। अब जानवरों को यह थोड़ी कह सकते हैं कि वह इंसानों की तरह बिहेव करे, और तुम सिर्फ यही कर सकते हो अपने से कमजोर लोगों पर अपना जोर लगाना। और हाँ, क्या अद्विक राठौर वाकई में इतना कमजोर पड़ गया है कि उसे अपनी तरफदारी करने के लिए एक कमजोर लड़की की जरूरत पड़ जाए। अद्विक ने फ्रस्ट्रेशन से उसकी बाह को छोड़ा और अपने बालों में हाथ फेरा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था भला वह आद्या से इस बात की उम्मीद कर ही क्यों रहा है कि आद्या उसकी साइड ले। उसने एक दो बार गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर आद्या से कहा, देखो आद्या, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो कम से कम मेरे खिलाफ भी होने की कोशिश मत करो। चाहे हमारे बीच रिश्ता कैसे भी बना हो, पर हूं तो तुम्हारा ही पति ना। इस बात पर आद्या कुछ पल तो उसे बिना किसी भाव के देखती रही और एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। आद्या को अपनी बात का इस तरह से मजाक उड़ाना अद्विक को पसंद नहीं आया। वही आद्या ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, पति नहीं अद्विक राठौर, कॉन्ट्रैक्ट वाला पति। भूल जाते हो क्या, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि तुम मेरी लाइफ में दखल नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं। अब कोई तुम्हें मारे पीटे या जान से खत्म कर दे, मेरा उस सब से क्या लेना देना। मैं तो कुछ दिनों की तुम्हारी बीवी हूँ। जैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमारे बीच का वह कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता भी खत्म। कहते हुए आद्या फिर से पलटी और गिलास में दूध डालते हुए बोली, और हाँ, तुमने लोगों से सिर्फ नफरत कमाई है, किसी से प्यार और भरोसा नहीं, जो तुम लोगों से उम्मीद रखो कि वह तुम्हारे लिए अपना रिश्ता निभाएं। फिर दूध के गिलास को उसने ट्रे पर रखा और किचन से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी अद्विक ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, यह मत सोचना आद्या कि तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसीलिए मेरे खिलाफ जाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी एक माँ भी है जो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, और उसके इलाज का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। कैसा हो अगर गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जान चली जाए या फिर उनका ट्रीटमेंट का खर्चा देना ही मैं बंद कर दूं, क्या तुम्हारी इतनी भी औकात है तुम अपनी माँ का खर्चा अपनी ही दम पर उठा सको? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद किसी एक्सीडेंट में वह। एपिसोड 303 कहानी अब तक। आद्या फिर से पलटी और गिलास में दूध डालते हुए बोली, और हाँ, तुमने लोगों से सिर्फ नफरत कमाई है, किसी से प्यार और भरोसा नहीं, जो तुम लोगों से उम्मीद रखो कि वह तुम्हारे लिए अपना रिश्ता निभाएं। फिर दूध के गिलास को उसने ट्रे पर रखा और किचन से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी अद्विक ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, यह मत सोचना आद्या कि तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसीलिए मेरे खिलाफ जाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी एक माँ भी है जो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, और उसके इलाज का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। कैसा हो अगर गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जान चली जाए या फिर उनका ट्रीटमेंट का खर्चा देना ही मैं बंद कर दूं,
क्या तुम्हारी इतनी भी औकात है तुम अपनी माँ का खर्चा अपनी ही दम पर उठा सको? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद किसी एक्सीडेंट में वह। अब आगे अभी अद्विक आगे कुछ कहता उससे पहले ही आद्या, जो अद्विक की बात सुनकर गुस्से से एकदम आग बबूला हो गई थी, उसने दूध के गिलास को कसकर पकड़ा और पलटकर उस दूध को सीधा अद्विक के ऊपर फेंक दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो अद्विक राठौड़, तुम घटिया हो, तुम बेरहम हो और तुम सबसे ज्यादा गिरे हुए इंसान हो जो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी माँ को अगर जरा सी खरोच भी आई तो भूलना मत तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, और कुछ दिनों में मैं इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए ये बच्चा बहुत जरूरी है और तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं इसे कोई नुकसान पहुंचाऊं। तो आइंदा से मुझे इस तरह की धमकियां मत देना, और अगर अपनी इंसल्ट की इतनी ही फिक्र है ना तुम्हें तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों को परेशान करना बंद कर दो। कहकर आद्या वहां से निकल गई। वही अद्विक, जिसका पूरा चेहरा और कपड़े दूध से भीगे हुए थे, वह कुछ पल तो हैरानी से आद्या को देखता रहा। वह भी नोटिस कर रहा था कि आद्या का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब यह उसकी वजह से था या फिर आद्या में आ रहे हार्मोनल चेंज की वजह से, पर अद्विक जान गया था कि आद्या को कंट्रोल करना अब धीरे धीरे उसके बस के बाहर हो रहा है, क्योंकि आद्या जितने कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब दे देती थी, उससे अद्विक समझ गया था कि आद्या अपनी सनक में आकर कुछ भी कर सकती है। और अद्विक भी जानता था कि अभी वह आद्या से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि आद्या प्रेग्नेंट थी। अगर उसने जरा सा भी उसे हट करने की कोशिश की तो उसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी हो सकता है। इसीलिए फिलहाल के लिए उसने कसकर अपनी मुट्ठियों को बांधा, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर बाहर हॉल में आकर जोर से चीखते हुए अपने सर्वेंट को आवाज दी। कुछ ही देर में वहां के सारे सर्वेंट लाइन लगाकर वहां खड़े हो गए। अद्विक ने उन सब को ऑर्डर देते हुए कहा, आधे घंटे के अंदर यह सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, समझे? कहकर अद्विक अपने रूम की तरह बढ़ गया। वहीं एक सर्वेंट, जो अद्विक की हालत देखकर हैरान था, उसने धीरे से दूसरे सर्वेंट से कहा, सर की क्या हालत हो रही है? क्या वाकई में अंश खुराना ने हमारे सर की पिटाई कर दी? तो दूसरे सर्वेंट ने कहा, लगता तो यही है, देखा नहीं था वह अंश खुराना कितने ज्यादा गुस्से में था। तभी तीसरे सर्वेंट ने कहा, इसमें थोड़ा बहुत योगदान तो उनकी बीवी का भी है। मैं किसी काम से किचन की तरफ जा रहा था, तब मैंने इन दोनों की बहस सुनी। मैम इतनी निडरता के साथ सर को सुना रही थी, लगता है शेर को सवा शेर मिल ही गया। तभी उन तीनों के कानों में अद्विक की आवाज आई, जो सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था। जब उसे सर्वेंट के फुसफुसाने की आवाज आई तो उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, लगता है तुम तीनों मरना चाहते हो, जो अपना काम करने की बजाय वहां खड़े बकवास कर रहे हो। अद्विक की आवाज सुनकर वह तीनों ही सतर्क हो गए और एक साथ बोले, सर माफ कर दीजिए, हम अभी यह सब साफ करते हैं। कहकर वह तीनों अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिनों बाद ही रिया और विराज के बेटे का नामकरण संस्कार कर दिया गया। रिया और विराज के बेटे का नाम रेयांश सिंघानिया रखा गया। रिया के पेरेंट्स कुछ वक्त तक विराज के मेंशन में रहे और रिया की देखभाल करते रहे, लेकिन उसके पापा का भी जरूरी काम था, इसलिए रिया की मां को उनके साथ वापस आना पड़ा। जब तक रिया की मां वहां थी तब तक तो रिया को बच्चे को संभालने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसकी मां के जाने के बाद अब रिया बहुत परेशान होने लगी थी, क्योंकि बच्चा रात भर जागता था और रोते वक्त उसे संभालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसीलिए रिया ने साफ साफ विराज को बोल दिया था कि बच्चे को संभालने में वह भी उसकी हेल्प करे। अब विराज ने भला कहाँ पहले इतने छोटे बच्चे को संभाला था। हाँ, किसी के हाथ पैर तोड़ने हो, किसी का मर्डर करना हो, ये काम विराज के लिए बहुत आसान थे, लेकिन एक छोटे बच्चों को संभालना उसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उसने रिया को साफ साफ कह दिया था, देखो तुम मुझे किसी और काम के लिए बोल सकती हो, लेकिन बच्चे को संभालना इम्पॉसिबल। ये सुनकर रिया, जो बेड पर बैठी हुई थी, वह बेड से उठी और विराज के सामने अपनी कमर पर हाथ रख खड़े होते हुए बोली, शर्म आती है कि नहीं? बच्चे पैदा भी मैं करूं और उसे संभालूं भी मैं, तो तुम क्या करोगे, बोलो? विराज ने शरारती स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। रिया ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, बकवास बंद करो विराज, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात डिस्कस हो रही है, तो प्लीज सीरियस हो जाओ। रिया की बात सुनकर विराज ने बनावटी सीरियस फेस बनाते हुए कहा, ऐसा वाला सीरियस ना, लो हो गया, बोलो क्या कहना है। रिया ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, पूरी रात बच्चे के लिए मैं नहीं जगने वाली, तुम भी कुछ घंटे बच्चे को संभालोगे। आखिर तुम उसके बाप हो, कुछ नींदें तुम्हारी भी तो हराम होनी चाहिए ना। विराज ने पहले तो हल्का सा सिर टेढ़ा करके पालने में सो रहे अपने छोटू से खरगोश जैसे बच्चे की तरफ देखा, जो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, देखो उसे,
कितना छोटा नाजुक सा है, मुझे तो उसे उठाने में भी डर लगता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे रात भर संभालूं, मेरे से ऐसा नहीं होगा। कहकर विराज सोफे की तरफ पलटा और आराम से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठते हुए बोला, तुम मुझे कोई और काम बोल सकती हो, पर यह काम मेरे बस का नहीं है। विराज के इस तरह से सीधा जवाब देने से रिया का मुंह खुला के खुला रह गया कि यह कितना चालाक है। यह आदमी पहले तो 9 महीने तक ये कहता रहा कि वह भी बच्चे को संभालेगा, और अब जब बच्चा दुनिया में आ गया है तो सीधा पलटी ही मार ली। पर रिया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह वापस विराज के पास जाकर खड़ी हुई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, ये तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे बच्चे को नहीं संभालते हो। आज पूरी रात बच्चे को तुम ही संभालोगे, मैं नहीं। रिया ऐसा कहकर वहां से निकल गई। विराज ने अपना सिर झटकते हुए कहा, बोलकर तो ऐसे गई है जैसे मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार बैठा हूँ। रात का वक्त, विराज अपनी छोटे बेबी को उठाकर इधर से उधर टहल रहा था और फ्रस्ट्रेशन से रिया की तरफ देख रहा था, जो बेड पर पूरी तरह से हाथ पांव फैलाए पसरी हुई थी। उसे जैसे ना बेबी से और ना ही बच्चे के बाप से कोई लेना देना हो। विराज का तो मन कर रहा था कि उसे बेड से उठाकर नीचे ही फेंक दे। उसने कई बार रिया को पुकारा, रिया उठ जाओ, बेबी को संभालो, मुझसे ये चुप नहीं हो रहा यार। पर मजाल है जो रिया जरा सा भी हिली भी हो। रिया ने तो जैसे कसम खाई हुई थी कि आज रात को विराज की नींद हराम करके ही रहेगी, और ऐसा हो भी रहा था। इसलिए 1 घंटे से विराज बच्चे को उठाए इधर से उधर घूम रहा था, और बच्चे ने भी विराज को 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं दिया था। जैसे ही विराज बच्चे को लेकर सोफे पर बैठता तभी बेबी रोना शुरू कर देता। शायद नन्हा सा रियांश अपनी माँ का ही साथ दे रहा था अपने डैड की नींद हराम करने में। कोल्ड स्वेट स्माइल, एपिसोड 304। कहानी अब तक। रात का वक्त, विराज अपनी छोटे बेबी को उठाकर इधर से उधर टहल रहा था और फ्रस्ट्रेशन से रिया की तरफ देख रहा था, जो बेड पर पूरी तरह से हाथ पांव फैलाए पसरी हुई थी। उसे जैसे ना बेबी से और ना ही बच्चे के बाप से कोई लेना देना हो। विराज का तो मन कर रहा था कि उसे बेड से उठाकर नीचे ही फेंक दे। उसने कई बार रिया को पुकारा, रिया उठ जाओ, बेबी को संभालो, मुझसे ये चुप नहीं हो रहा यार। पर मजाल है जो रिया जरा सा भी हिली भी हो। रिया ने तो जैसे कसम खाई हुई थी कि आज रात को विराज की नींद हराम करके ही रहेगी, और ऐसा हो भी रहा था। इसलिए 1 घंटे से विराज बच्चे को उठाए इधर से उधर घूम रहा था, और बच्चे ने भी विराज को 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं दिया था। जैसे ही विराज बच्चे को लेकर सोफे पर बैठता तभी बेबी रोना शुरू कर देता। शायद नन्हा सा रियांश अपनी माँ का ही साथ दे रहा था अपने डैड की नींद हराम करने में। कोल्ड स्वेट स्माइल। अब आगे। सिमी गुस्से से एक अपार्टमेंट की बेल प्रेस किए ही जा रही थी। इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, समझता क्या है खुद को, मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। उसे देखकर लग रहा था जैसे अपार्टमेंट में रहने वाला जैसे ही डोर ओपन करेगा, सिमी उसी वक्त उस पर अटैक ही कर देगी। कुछ देर बाद डोर ओपन हुआ और निखिल ने सामने खड़ी सिमी को हैरानी से देखते हुए कहा, सिमी तुम इस वक्त यहाँ पर, और यह क्या पागलों की तरह डोर बेल प्रेस कर रही हो। मैं डोर। इससे पहले कि निखिल आगे कुछ कह पाता, सिमी उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, कमीने दिखा दी ना अपनी असलियत, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। निखिल को समझ नहीं आया कि सिमी किस बारे में बात कर रही है। उसने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? यह क्या हरकत कर रही हो और किस बारे में बात कर रही हो तुम? सिमी ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम जो करना चाहते हो वह मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब तो निखिल ने भी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसके हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि किस बात की वजह से तुम इतनी ज्यादा चिढ़ी हुई हो कि तुम्हें वह बात करने के लिए मेरे अपार्टमेंट तक आना पड़ा? सिमी इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और इसीलिए वह तेज तेज सांस भी ले रही थी। निखिल ने उसे शांत करवाते हुए कहा, पहले तुम ऐसा करो, यहाँ बैठो और पानी पीकर अपना गुस्सा शांत करो, और फिर मुझे आराम से बताओ कि हुआ क्या है। सिमी ने पहले तो एक जलती हुई नज़र से निखिल को देखा और फिर उसके हाथ से पानी का गिलास लगभग झटके से खींचकर उसे पीने लगी। पानी पीकर उसने एक तेज आवाज के साथ गिलास को टेबल पर पटका, जिससे निखिल ने कसकर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, चुड़ैल को आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, कहीं आज मेरा ये कत्ल ही ना कर दे। तभी सिम्मी ने कहा, इरादा तो यही है निखिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर अपना रिश्ता भिजवाने की? ये सुनते ही अब चौंकने की बारी अब निखिल की थी। वह एकदम चीख कर खड़े होते हुए बोला, क्या रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? और मैं भला क्यों तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाने लगा? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। ये सुनकर सिम्मी का मुंह खुला खुला गया। वह खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बुरे दिन से तुम्हारा क्या मतलब है निखिल?
क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरे लिए रिश्ता नहीं भिजवा सकते? सिमी इस बात को भूल ही गई कि वह यहाँ पर किस बात पर लड़ने आई थी। अब उसके लड़ने की दिशा निखिल की बात ने ही चेंज कर दी थी। निखिल अपने हाथ बांधते हुए बोला, पहली बात तो ये कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और दूसरी बात, भला मैं तुमसे शादी क्यों करने लगा? दुनिया में और लड़कियां खत्म हो चुकी है क्या जो मैं तुमसे शादी करने की बातें करूंगा? निखिल ने इनडायरेक्ट ही सही सिम्मी की ईगो को हर्ट किया, तो सिम्मी ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? लाखों लड़कों की लाइन लगी है मेरे पीछे जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे जंगली से शादी करूंगी जो आए दिन किसी न किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता है? निखिल कुछ बोलने ही वाला था कि उसने गुस्से से अपने होठों को टाइटली भींच लिया, जैसे खुद को कुछ बोलने से रोक रहा हो। वही सिम्मी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया था कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब यह ओछी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? निखिल ने हैरान होते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने कब मुझे किसी के साथ घूमते हुए देख लिया? और हाँ, वह पहले की बात अलग थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि मैं तो किसी लड़की से अब बात तक नहीं करता। सिमी जो अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए दूसरी तरफ देख रही थी, उसने तिरछी नजर से निखिल के चेहरे की तरफ देखा, जैसे कुछ अंदर ही अंदर तय कर रही हो। उसने फिर कंफर्म करने के इरादे से पूछा, क्या तुम सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो? निखिल ने कहा, नहीं, और अगर होता तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी? क्या पहले कभी मैंने छुपाया है इस बात को? सिमी ने कहा, पर क्यों? मतलब तुम इतना बदल कैसे गए निखिल? निखिल ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, बस मेरा मन अब इन सब बातों में नहीं लगता, मुझे बस अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। और हाँ, मैंने तुम्हारे घर पर कोई रिश्ता नहीं भिजवाया, मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे पेरेंट्स से हमारे रिश्ते की बात की है। सिम्मी को निखिल की बात पर भरोसा हो रहा था, इसीलिए वह रोंदूसी शक्ल बनाते हुए सोफे पर धम्म से बैठ गई और रुआंसा होते हुए बोली, पर हमारे मॉम डैड जो प्लानिंग करके बैठे हैं उसका क्या? निखिल, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। निखिल उसके बगल में ही बैठ गया और बोला, हाँ, करनी तो मुझे भी नहीं है, पर मॉम डैड मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, पर मैं ऐसे ही किसी से तो शादी नहीं कर सकता ना, जिसे मैं प्यार नहीं करता। सिमी ने निखिल की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा, वैसे तुम्हें किस तरह की लड़की का इंतजार है, क्या मैं जान सकती हूँ? निखिल ने सिम्मी की तरफ देखा और फिर आराम से सोफे पर लीन होते हुए कहा, जिस टाइप की लड़की मुझे पसंद है वह तो इस दुनिया में होना इम्पॉसिबल है, और जो है उनकी पहले से ही शादी हो गई। सिमी ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो तुम? तभी कुछ याद आते ही सिम्मी एकदम हैरानी से बोली, कहीं तुम शिवी की बात तो नहीं कर रहे हो? निखिल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, मुझे श्री टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है, एकदम स्वीट सी भोली भाली, पर इसका मतलब यह नहीं है कि शिवी के लिए मेरे मन में वैसी वाली फीलिंग्स है। वो बहुत अच्छी दोस्त है, बस मैं तो तुम्हें एग्जाम्पल दिया है कि मुझे शिवी जैसी लड़कियां पसंद है। सिम्मी ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा सा बोझ उसके दिमाग से उतर गया हो। वह भी सोफे पर आराम से पसरते हुए बोली, फिर तो ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो अब मुझे भरोसा हो गया कि तुम्हें मुझमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। निखिल ने तिरछी नज़र से सिमी की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तुम जैसी लड़कियों की पसंद नहीं है? सिमी जो अब तक थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी, अचानक से वह निखिल की तरफ पलटी और शक की निगाह से उसे देखते हुए बोली, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? निखिल हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अगर मुझे शिवी जैसी भोली भाली लड़की नहीं मिली तो मैं तुम जैसी लड़ाकू टाइप लड़की से भी शादी कर सकता हूँ, ताकि मेरी पूरी लाइफ एडवेंचर से भरी रहे। सिमी ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास मत करो निखिल, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। निखिल ने देखा कि अब सिम्मी का गुस्सा पहले से शांत है, इसलिए उसने सीधे बैठकर अपना गला साफ किया और फिर सिम्मी से कहा, वैसे सिम्मी, एक बात कहूँ, अगर तुम फिर से गुस्सा ना हो जाओ तो? सिम्मी ने तिरछी नज़र से निखिल को देखते हुए पूछा, कौन सी बात? तो निखिल ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, देखो, अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए तो उसमें बुरा क्या है, बल्कि अच्छा ही तो है। सिम्मी को निखिल की बात समझ नहीं आई कि आखिर निखिल कहना क्या चाहता है। निखिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मतलब अगर हम दोनों की शादी किसी अनजान पर्सन से होती है, जिन्हें हम जानते भी नहीं, ना हम उन्हें अच्छे से पहचानते हैं, तो शायद आगे चलकर हमारे थोड़ी सी सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, हमें क्या पता कि वह आगे चलकर कैसा निकलता है। एपिसोड 305। कहानी अब तक। निखिल ने देखा कि अब सिम्मी का गुस्सा पहले से शांत है, इसलिए उसने सीधे बैठकर अपना गला साफ किया और फिर सिम्मी से कहा, वैसे सिम्मी, एक बात कहूँ, अगर तुम फिर से गुस्सा ना हो जाओ तो? सिम्मी ने तिरछी नज़र से निखिल को देखते हुए पूछा, कौन सी बात?
तो निखिल ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, देखो अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए तो उसमें बुरा क्या है, बल्कि अच्छा ही तो है। सिम्मी को निखिल की बात समझ नहीं आई कि आखिर निखिल कहना क्या चाहता है। निखिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मतलब अगर हम दोनों की शादी किसी अनजान पर्सन से होती है, जिन्हें हम जानते भी नहीं, ना हम उन्हें अच्छे से पहचानते हैं, तो शायद आगे चलकर हमारे थोड़ी सी सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है। हमें क्या पता कि वह आगे चलकर कैसा निकलता है। अब सिम्मी को भी निखिल की बात थोड़ी बहुत तो समझ में आने लगी, इसलिए वह भी निखिल की तरफ मुड़ी और कुशन को अपनी गोद में रखते हुए बोली, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना निखिल कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ना तो मुझे पसंद करते हो ना मैं तुम्हें। निखिल ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? सिमी ने पूछा, मतलब? तभी निखिल ने जल्दी से अपनी बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें वैसे वाला पसंद नहीं करता, लेकिन एक दोस्त की तरह तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए ये तो मत बोलो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम भी मुझसे कोई नफरत तो करती नहीं हो। हाँ, मुझसे झगड़ा बहुत करती हो, लेकिन फिर भी मुझे अपना दोस्त तो मानती हो ना? सिम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, अब आगे बोलो। तो निखिल ने कहा, अब देखो हम दोनों एक दूसरे को कई वक्त से जानते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें भी पहचानते हैं, और एक दूसरे के कई सारे सीक्रेट भी जानते हैं। सिम्मी ने चौंकते हुए पूछा, सीक्रेट? कौन से सीक्रेट? मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। तो निखिल ने फेक स्माइल के साथ कहा, झूठ मत बोलो सिमी, तुम अपनी फैमिली को झूठ बोलकर उस दिन क्लब में गई थी ना, और इस बारे में तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं पता सिवाय मेरे। ये सुनकर अब सिम्मी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये सच था। फिर निखिल ने दूसरी बात करते हुए कहा, और उस दिन तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक भी की थी और यह बात भी तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि पूरी रात तुम मेरे साथ ही थी। क्या ये बात तुम्हारी फैमिली को पता है? सिम्मी समझ गई कि निखिल किस तरह की सीक्रेट की बात कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, ठीक है, समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो, अब ज्यादा मत बोलो। निखिल ने एक मिस्टीरियस वाली स्माइल के साथ इसी तरह के और भी कई सारे सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली वाले नहीं, तो हुए ना हम दोनों क्राइम पार्टनर। अब बोलो क्या सोचती हो, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? निखिल की बात सुनकर सिम्मी सोच में पड़ गई, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। सिम्मी को इतनी गहरी सोच में देखकर निखिल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, अच्छे से सोचो और तसल्ली से मुझे जवाब दो, फिर आगे सब मैं संभाल लूंगा। सिम्मी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम क्या संभालोगे, हमारे पेरेंट्स तो वैसे ही हमारी शादी करने को तैयार बैठे हैं। निखिल ने उसे साइड हक करते हुए कहा, अरे यार छोड़ो वह सब, मैंने कहा ना कि वह जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, कर लेते हैं न दूसरे से शादी, किसी अनजान के पल्ले बंधने से अच्छा है ना कि एक दूसरे के ही पल्ले बंध जाए। सिमी ने निखिल की तरफ देखा और फिर उसका हाथ हटाकर खड़े होते हुए कहा, ठीक है, जैसा भी होगा मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी, फिलहाल मैं चलती हूँ। निखिल ने खड़े होकर जल्दी से सिमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, यहाँ क्या मुझसे सिर्फ लड़ने आई थी? तो सिमी ने कहा, अब तुमसे मिलने तो आऊंगी नहीं, मुझे गुस्सा आया तो सोचा तुमसे फेस टू फेस बात कर लूं। निखिल ने कहा, कम ऑन यार, छोड़ो वह सब, चलो हम बैठकर मूवी देखते हैं, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। सिमी ने कहा, नहीं मेरा मूवी देखने का कोई मन नहीं है। तो निखिल ने सिमी के दोनों गालों को पकड़कर हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, मोटी, मेरे साथ एक मूवी देख लोगी तो तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो जाएगा, और वैसे भी तुम काफी वक्त बाद मेरे अपार्टमेंट पर आए हो ना, तो थोड़ा वक्त मेरे साथ भी स्पेंड करो। सिमी ने उसका हाथ उठाते हुए कहा, तुम मुझे बार बार मोटी मत कहो, मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। निखिल ने हंसते हुए उसकी नोच पिंच की और कहा, पर मैं तो तुम्हें प्यार से मोटी कहता हूँ ना, तुम चिढ़ती क्यों हो? अच्छा तुम एक काम करो, तुम मूवी चूज करो, मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। कहकर निखिल पॉपकॉर्न लेने के लिए किचन में जाने के लिए पलटा, लेकिन अब उसके फेस पर एक विनिंग वाली स्माइल नजर आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि निखिल के पेरेंट्स का सिम्मी के लिए रिश्ता भिजवाना निखिल की ही प्लानिंग थी। वही सिम्मी इस बात से अनजान रिमोट लेकर वापस वही काउच पर ही बैठ गई और कोई मूवी सेलेक्ट करने लगी। खुराना अंपार अंश अपने केबिन में अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ एक फाइल को देख रहा था। दरअसल जब वह फाइल को देख रहा था, उसके सामने ही बैठी आद्या थोड़ी घबराहट के साथ अंश के फेस के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। कुछ देर बाद अंश ने फाइल बंद की और उसे डेस्क पर रखते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आद्या, कि तुम मेरे पास ही जॉब क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम जॉब के लिए मेरे पास आए हो? आद्या इस बात पर खामोश हो गई। उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे मन ही मन सोच रही हो कि वह इस बात का क्या जवाब दे। फिर उसने एक फेक हंसी के साथ कहा,
वो मिस्टर खुराना, आप तो मेरे हस्बैंड के मिजाज को अच्छे से जानते हैं। अगर उन्हें पता होता कि मैं आपके पास जॉब के लिए आई हूँ तो वह कभी मुझे ऐसा नहीं करने देते। लेकिन आप मुझे जॉब ये सोचकर मत दीजिए कि मैं अद्वैत राठौर की बीवी हूँ, बल्कि आप मुझे जॉब ये सोचकर दीजिए कि मैं आद्या गोयल हूँ। आद्या की बात सुनकर अंश ने कहा, लेकिन तुम शायद जानती नहीं हो कि अद्वैत हमारी कंपनी के साथ कई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अगर तुम यहाँ पर जॉब करोगी तो उसकी रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। आद्या ने कहा, वह सब मैं देख लूंगी, लेकिन मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, ना कि किसी पर डिपेंड होकर रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये जॉब देंगे? दरअसल आद्या वाकई में जानती थी कि कुछ महीनों बाद अद्वैत आद्या को छोड़ ही देगा, उसके बाद उसका क्या होगा। इसीलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि वह अभी से ही खुद को इस लायक बनाएगी ताकि आगे वह अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सके। वह खुद को अद्वैत की लग्जरी लाइफस्टाइल का आदी नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वह अपने खर्च भी खुद ही उठाना चाहती थी। लेकिन अगर आद्या कहीं और जॉब के लिए जाती है तो शायद अद्वैत उस कंपनी के मालिक को डरा धमका कर आद्या को जॉब से निकलवा सकता था। लेकिन उस दिन अंश का एटीट्यूड देखकर आद्या समझ गई थी कि अंश खुराना के सामने अद्वैत राठौर की भी नहीं चलने वाली। इसीलिए उसने अंश के पास ही जॉब करने का सोचा। आद्या की बात सुनकर अंश कुछ पल तो सोच में पड़ गया। वह इतना तो समझ गया था कि अद्वैत और आद्या के रिश्ते सही नहीं हैं, लेकिन फिलहाल यह उन दोनों पति पत्नी के बीच का मैटर है तो अंश भी इसमें पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने आद्या से कहा, पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं है आद्या कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट की जॉब दूं। आद्या ने कहा, पर मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अंश खुराना, आप प्लीज़ मुझे एक बार मौका तो दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आए तो आप मुझे जॉब से निकाल दीजिएगा और मैं चुपचाप इस बात को एक्सेप्ट भी कर लूंगी। अंश ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, तो कल से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर इस पोस्ट पर काम कर सकती हो, बाकी तुम्हें सारी डिटेल मिसेज गुलाटी समझा ही देंगी। ये सुनकर आद्या के फेस पर एकदम से बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जल्दी से खड़े होते हुए बोली, थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूं और अपना सारा काम मैं पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ करूंगी। अंश ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक्स की कोई बात नहीं, तुम रिसेप्शन पर चली जाना और मिसेज गुलाटी के बारे में पूछ लेना। मिसेज गुलाटी तुम्हें इस जॉब से जुड़ी सारी डिटेल अच्छे से समझा देंगी। आद्या ने फाइल को उठाया और एक बार फिर अंश को ग्रीट करने के बाद वहां से चली गई। अंश ने इंटरकॉम पर किसी से कुछ देर बात की और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वैसे तो अंश के पास उसका पहले से ही पर्सनल असिस्टेंट था जो उसके काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करता था। अंश ने आद्या को सेकंड असिस्टेंट के तौर पर हायर किया था, जो उसकी मीटिंग से जुड़े और उसके पर्सनल सारे काम देखेगी। यही सोचकर अंश ने आद्या को अपने यहाँ जॉब पर रख लिया था। वैसे तो अगर कोई भी खुराना अंपायर में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो डायरेक्ट कभी भी अंश से नहीं मिल पाता। ये तो इत्तेफाक से जब आद्या रिसेप्शन पर अंश के बारे में पूछ रही थी उसी वक्त अंश ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। उसकी नज़र जब आद्या पर गई तो उसने ही आगे बढ़कर आद्या से उसके यहाँ आने का कारण पूछा था। दरअसल अंश आद्या को पहचान गया था क्योंकि उसने आद्या को अद्वैत के मेंशन में देखा था और यही जानने की क्यूरियोसिटी कि आद्या यहाँ क्यों आए हैं। अंश ने आद्या को अपने केबिन में आने के लिए कहा और बाद में अंश को आद्या के यहाँ आने का मोटिव पता चल ही गया था। एपिसोड 306 कहानी अब तक। अंश ने आद्या को अपने यहाँ जॉब पर रख लिया था। वैसे तो अगर कोई भी खुराना अंपायर में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो डायरेक्ट कभी भी अंश से नहीं मिल पाता। ये तो इत्तेफाक से जब आद्या रिसेप्शन पर अंश के बारे में पूछ रही थी उसी वक्त अंश ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। उसकी नज़र जब आद्या पर गई तो उसने ही आगे बढ़कर आद्या से उसके यहाँ आने का कारण पूछा था। दरअसल अंश आद्या को पहचान गया था क्योंकि उसने आद्या को अद्वैत के मेंशन में देखा था और यही जानने की क्यूरियोसिटी कि आद्या यहाँ क्यों आए हैं। अंश ने आद्या को अपने केबिन में आने के लिए कहा और बाद में अंश को आद्या के यहाँ आने का मोटिव पता चल ही गया था। अब आगे। अद्वैत का मेंशन। एक कैब मेंशन के मेन गेट के सामने आकर रुकी। आद्या जल्दी से पिछली सीट का डोर ओपन कर बाहर आई। उसके फेस की चमक आज देखते ही बन रही थी। जॉब मिलने की खुशी ने जैसे उसके सपनों को नई उड़ान दे दी थी। वह हमेशा से ही एक अच्छी जॉब चाहती थी जो आज उसे मिल ही गई थी। आद्या ने सोच लिया था कि वह मन लगाकर काम करेगी और अपने बॉस को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। कैब वहां से जा चुकी थी। आद्या मेंशन के अंदर गई। मेंशन में बाकी के सर्वेंट अपने काम में बिजी थे। तभी एक मेड ने आद्या के पास आते हुए कहा, मैम आपको सर ने अपने रूम में बुलाया है। ये सुनकर आद्या के चेहरे की खुशी एक पल में ही गायब हो गई। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर मेड से कहा, सर वापस आ गए।
पर इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो उनके तो आने का वक्त नहीं हुआ ना। मेड ने कहा, अब वह तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझसे कहा है कि जैसे ही आप वापस मेंशन लौटे आपको रूम में भेज दूं। कहकर मेड वहां से चली गई। आद्या ने एक गहरी सांस भरी और अपने कदम सीढ़ियों की तरह बढ़ा दिए। आद्या ने अपने रूम का डोर ओपन किया तो रूम में इस वक्त बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। बस ग्लास वॉल से आ रही रोशनी रूम में बिखरी हुई थी, जिसमें उसे सिंगल सोफे पर बैठी हुई एक आकृति नजर आई। जाहिर सी बात है कि वह अद्वैकी था, जो किसी किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाए और दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर रखे हुए डोर की तरफ ही देख रहा था। आद्या ने पहले रूम की लाइट्स जैसे ही ऑन करनी चाही, तभी अद्वैक की भारी आवाज उसके कानों में आई, कोई जरूरत नहीं है लाइट ऑन करने की। ये आवाज सुनकर आद्या के बढ़ते हाथ वहीं रुक गए और उसने वापस अद्वैक की तरफ देखा। अद्वैक ने उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, इधर आओ। आद्या धीमे कदमों से जाकर अद्वैक के सामने खड़ी हो गई, पर एक दूरी मेंटेन करते हुए थोड़ी दूर ही रुक गई। अद्वैक ने दोबारा उसे अपनी सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा मेरे पास आओ आद्या। आद्या को अद्वैक की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और उसे कहीं ना कहीं ये डर तो सता ही रहा था कि अगर अद्वैक को पता चल गया कि वह अंश खुराना के पास जॉब लेने के लिए गई है, तो पता नहीं अद्वैक इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगा। उसे कहीं ना कहीं अंदेशा भी हो ही रहा था कि शायद अद्वैक को इस बारे में पता चल भी गया है। आद्या ने उसी जगह खड़े रहते हुए ही कहा, तुम्हें जो बात करनी है ऐसे ही करो। आद्या को अपनी बात न मानते देखकर अद्वैक का गुस्सा अब पहले से ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी पकड़ आर्म रेस्ट पर बुरी तरह से कस ली, जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसने आद्या से पूछा, तुम खुराना एम्पायर क्यों गई थी? आद्या को तो वैसे भी इसी सवाल की उम्मीद थी, हालांकि उसे अभी भी थोड़ी बहुत घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन वह अपने चेहरे से अपनी घबराहट को शो नहीं कर रही थी, बल्कि उसका चेहरा बिल्कुल ही सपाट नजर आ रहा था। उसने जवाब देते हुए कहा, मैं उनके पास जॉब के लिए गई थी। ये सुनते ही अद्वैक तेज आवाज में चिल्लाते हुए खड़ा हुआ, जॉब के लिए? तुम अद्वैक राठौर की बीवी हो, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, और गई भी तो उस अंश खुराना के पास। अद्वैक जैसे ही आद्या की तरफ बढ़ा, आद्या ने घबराकर अपने कदम पीछे ले लिए। अद्वैक ने आद्या की बांह पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मेरी बात का जवाब दो, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें जॉब करने की? आद्या ने अद्वैक का हाथ अपनी बांह से हटाते हुए कहा, जरूरत थी मुझे अद्वैक राठौर, क्योंकि मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए। अद्वैक ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना कि जब तक तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में हो तुम्हारे सारे खर्चे मैं ही अफोर्ड करूंगा, तो क्या मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ? आद्या ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, लेकिन उसके बाद क्या अद्वैक? जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद भी क्या तुम मेरे खर्चे अफोर्ड करोगे? और अगर करना भी चाहो तो मैं तुमसे कोई मदद नहीं लेना चाहूंगी। आद्या के ऐसे जवाब देने से अद्वैक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह उस पर ज्यादा सख्ती से पेश भी नहीं आ सकता था। उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तो तुम अगर जॉब भी करना चाहती थी तो मेरे पास कर सकती थी, उस अंश खुराना के पास जाने की क्या जरूरत थी? आद्या ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, मतलब तुम चाहते थे कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी किसी न किसी जरिए तुमसे जुड़ी रहूं, है ना? पर मैं ऐसा नहीं चाहती, और रही बात अंश खुराना के पास जाकर जॉब करने की, तो उसका रीजन भी तुम खुद ही हो। अगर मैं किसी और के पास जॉब के लिए जाती तो तुम वहां भी कोई ना कोई इंटरफेयर करके मेरी जॉब से मुझे निकलवा सकते थे, लेकिन उस दिन मैंने खुद देखा कि अंश खुराना से उलझने का दम तो तुम भी नहीं रखते हो, तो जाहिर सी बात है तुम चाह कर भी मुझे जॉब से नहीं निकलवा पाओगे। ये बात कहीं ना कहीं आद्या की सही भी थी, और यह बात तो अद्वैक भी जानता था कि अगर वो शेर है तो अंश सवा शेर, क्योंकि अंश के अड़ियल स्वभाव को पूरा शहर जानता था, और कुछ दिनों में अद्वैक भी जान ही गया था, लेकिन वह ये बात आद्या के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। शायद कहीं ना कहीं उसका ईगो भी अड़िया रहा था कि वह आद्या के सामने इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वह आद्या को खुद से जोड़े ही रखना चाहता था, और यह सोचकर अद्वैक के दिल और दिमाग पर कब्जा भी करने लगी थी, यह उसे खुद को पता नहीं चला था। अब अद्वैक को समझ नहीं आया कि वह आद्या को इस जॉब के लिए कैसे मना करे। तभी उसने आद्या से कहा, पर तुम्हें इस हालत में जॉब नहीं करनी चाहिए, इससे मेरे बच्चे पर इफेक्ट भी हो सकता है। तभी आद्या ने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अपना और तुम्हारे बच्चे का ध्यान भी रख सकती हूँ। अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अद्वैक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आद्या वहां से निकल गई। अद्वैक फ्रस्ट्रेशन से बुरी तरह से पागल हो रहा था, क्योंकि आद्या का अंश खुराना के पास जॉब करना अद्वैक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था।
इसलिए उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए पास ही रखी टेबल को जोर से किक किया। फिर बोला, ये मेरी बात मान क्यों नहीं लेती है, और उस अंश खुराना के सामने मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी जब मेरी बीवी उसके ऑफिस में जाकर काम करेगी, वह भी उसकी असिस्टेंट बनकर। वह अंश खुराना भी जानबूझकर मुझसे बदला लेने के लिए इसे जॉब दे रहा है, वरना आद्या की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि वहां जाकर जॉब कर सके। अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए अद्विक ने पॉकेट से सिगरेट निकली और उसे सुलगाकर स्मोक करने लगा। वह गिलास वॉल के पास खड़े होकर अपना एक हाथ ग्लास वॉल पर रख स्मोक करते हुए कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह आद्या की जॉब किस तरह से छुड़वाए। वही आद्या रूम से बाहर आई तो उसने चैन की सांस ली। वो अद्विक जैसे साइको का सामना कैसे करती थी ये तो वही जानती थी। अभी उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसे रूम से तेज आवाज आई। वो समझ गई कि अद्विक काफी गुस्से में है। उसने एक गहरी सांस भरी और आगे बढ़ गई। एपिसोड 307। कहानी अब तक। अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए अद्विक ने पॉकेट से सिगरेट निकली और उसे सुलगाकर स्मोक करने लगा। वह गिलास वॉल के पास खड़े होकर अपना एक हाथ ग्लास वॉल पर रख स्मोक करते हुए कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह आद्या की जॉब किस तरह से छुड़वाए। वही आद्या रूम से बाहर आई तो उसने चैन की सांस ली। वो अद्विक जैसे साइको का सामना कैसे करती थी ये तो वही जानती थी। अभी उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसे रूम से तेज आवाज आई। वो समझ गई कि अद्विक काफी गुस्से में है। उसने एक गहरी सांस भरी और आगे बढ़ गई। अब आगे। मुंबई शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराने बंदरगाह पर बनी हुई एक पुरानी फैक्ट्री जो एक खंडहर जैसी हालत में थी। इस फैक्ट्री के बाहर कुछ आदमी हाथों में वेपन्स पकड़े हुए पहरा दे रहे थे। उस फैक्ट्री के बाहर ही 3-4 काले रंग की गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। वही उस फैक्ट्री के अंदर बेसमेंट में बना हुआ एक बड़ा सा खाली गोदाम, जहां पर पीले रंग की रोशनी बिखरी हुई थी और कई जगह पर कुछ कंटेनर भी रखे हुए थे। ऊपर से उस फैक्ट्री को देखकर लगता नहीं था कि इसके बेसमेंट में किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां भी चलती होंगी, या कह सकते हैं कि इस जगह पर कोई इंसान भूले से भी भटकता होगा। उस बेसमेंट में भी कुछ लोग अपने हाथों में हथियार लिए एक लाइन के साथ खड़े हुए थे। इस गोदाम के बीचों बीच एक सिंगल बड़ा सा सोफा रखा हुआ था जिस पर एक आकृति बैठी हुई नजर आई। दरअसल वह एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 25 के लगभग नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर लड़कियों वाली सौम्यता न होकर एक अजीब सी सख्ती नजर आ रही थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर के टाइट फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे और फेस पर काफी मेकअप किया हुआ था। हालांकि मेकअप इतना सलीके से किया गया था कि वो साधारण नैन नक्श होने के बावजूद भी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। वह लड़की अपने पैरों को क्रॉस किए हुए, अपने दोनों हाथ आर्मरेस्ट पर रखे हुए, सामने की तरफ नजर आ रहे एक कॉफिन को देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर इस वक्त इतनी सख्ती नजर आ रही थी, उसकी आंखों के भाव उतने ही ज्यादा सर्द नजर आ रहे थे। शायद इसी वजह से वहां का माहौल भी काफी ज्यादा सर्द था। तभी उसके पीछे खड़े एक आदमी ने कहा, लेडी बॉस, हमें नहीं पता ये बॉक्स हमारे अड्डे तक कौन पहुंचा गया। इस लड़की का नाम वैसे तो माहिरा था, पर सभी इसे लेडी बॉस ही बुलाते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो ब्लैक शैडो के नाम से मशहूर थी। ब्लैक शैडो भले ही एक लड़की थी, पर उसका दिमाग काफी ज्यादा खतरनाक और दिल बेदर्द था, लेकिन इसी के साथ काफी शातिर भी थी। माहिरा ने तिरछी नजर से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम लोगों को क्या पता है? कोई तुम्हारे अड्डे पर आकर यह कॉफिन रखकर चला गया और तुम लोग यहाँ मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। माहिरा की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा सा घबराया, पर जल्दी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैम, उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस कॉफिन के साथ एक लेटर भी था जो कोई वहाँ पर छोड़कर गया था। माहिरा ने कहा, तो खड़े क्या हो, पढ़कर सुनाओ उस लेटर को कि आखिर यह डेड बॉडी है किसकी। दरअसल वो बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था, और उस बॉडी को देखने से ही पता चल रहा था कि उसे मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया था। उस आदमी ने जल्दी से अपनी पॉकेट से वही कागज का टुकड़ा बाहर निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो लेटर पढ़ता जा रहा था, माहिरा की आंखों में जैसे गुस्से से खून उतरता जा रहा था। उसने अपनी पकड़ सोफे की आर्मरेस्ट पर बुरी तरह से कस दी, जिस वजह से उसके लंबे नाखून सोफे के लेदर में धंसते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से वह नाखून सोफे के लेदर में नहीं, बल्कि उस इंसान के सीने में गड़ा रही हो जिसने एक कॉफिन उसके पास भिजवाया था। वही वह आदमी उस लेटर को पढ़ तो रहा था, पर उसके हाथ भी बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि उसने माहिरा की हर एक हरकत को नोटिस भी किया था और वह समझ गया था कि आज जरूर किसी की शामत आने वाली है। माहिरा जरूर उस शख्स का गुस्सा इन लोगों पर ही उतारेगी। जैसे ही वह लेटर खत्म हुआ तो उस आदमी ने डरी हुई नजरों से माहिरा की तरफ देखा।
माहिरा के फेस एक्सप्रेशन देखकर ही उसकी तो रूह तक कांप गई थी। वही माहिरा जो जलती हुई नजरों से उस कॉफिन को देख रही थी, अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने कदम उस कॉफिन की तरफ बढ़ा दिए। माहिरा कॉफिन के पास आकर खड़ी हो गई तो उस कॉफिन के पास खड़े दो आदमियों ने उस कॉफिन के ढक्कन को ऊपर से हटाया। उस कॉफिन के अंदर एक बॉडी रखी हुई थी। ये बॉडी जिस शख्स की थी वह खुद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक जानी मानी शख्सियत माना जाता था। दरअसल और भी ज्यादा पावरफुल होने की भूख ने उसे अंश खुराना का दुश्मन बना दिया था और अंश ने भी उसे अपने और दुश्मनों की तरह मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। दरअसल ये बॉडी माहिरा के पार्टनर जैक्सन की थी। माहिरा का दिल भले ही बेदर्द था लेकिन जैक्सन उसके लिए बहुत खास था। सुनने में आया था कि माहिरा और जैक्सन जल्दी ही एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले थे। जैक्सन की बॉडी देखकर माहिरा की आंखों के भाव कुछ पल के लिए बदले और उसकी आंखों में कुछ अनजाने से दर्द भरे इमोशन नजर आने लगे। उसने अपना हाथ जैक्सन के सीने पर रखा और अपनी गहरी आवाज में धीरे से कहा, जैक्सन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों शादी करने वाले थे। हम दोनों का साथ होना हमारे कई सारे सपनों को पूरा कर सकता था। फिर तुम उन सपनों को अधूरा छोड़कर क्यों चले गए जैक्सन? माहिरा बोलते हुए किसी साइको की तरह लग रही थी। तभी वह हल्का सा जैक्सन के फेस के पास झुकी और धीरे से बोली, जिसने हमारे ये सारे सपने तोड़े हैं ना जैक्सन, उस अंश खुराना को मैं इससे भी कहीं बदतर मौत दूंगी। उसकी जिंदगी में नर्क बना दूंगी। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। अब अंश खुराना को उसकी सबसे कीमती चीज खोनी होगी और जब तक मैं उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी मोहब्बत, उससे नहीं छीन लेती तब तक तुम्हारी माहिरा एक पल चैन से नहीं बैठेगी। वह भी उसी तरह से तड़पेगा जैसे मैं तड़प रही हूँ। हमारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। मैं पूरे करूंगी हमारे उन सभी सपनों को जो हमने साथ मिलकर देखे थे। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर सिर्फ जैक्सन और माहिरा का ही राज होगा। माहिरा अब सीधी खड़ी हुई। उसने गहरी सांस लेकर अपने सभी इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोली, जैक्सन के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। जैक्सन का अंतिम संस्कार उसके होमटाउन में ही होगा, इसीलिए यहाँ से जाने की तैयारी शुरू करो। कहकर माहिरा पलटी और वहां से निकल गई। माहिरा के जाते ही वहां खड़े आदमियों ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था माहिरा गुस्से में वहां मौजूद 2-4 लोगों की जान तो ले ही लगी, लेकिन अभी माहिरा के दिमाग में तो इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो शायद अंश खुराना की जिंदगी में उथल पुथल मचाने के लिए काफी था। कुछ दिन बाद कैलिफोर्निया, एक बड़ा सा मेंशन देखने में बहुत ही लग्जरी से लग रहा था। यह मेंशन शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह बना हुआ था। उस मेंशन के अंदर कई सारे आदमी जो ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए हाथों में वेपन्स पड़े हुए एक लाइन के साथ खड़े हुए थे। इस मेंशन के पीछे वाले एरिया में जो एक गार्डन की तरह था, वहां पर कुछ लोग काले रंग के कपड़े पहने हुए खड़े हुए थे। उन सबके आगे खड़ी हुई थी माहिरा, जिसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखों में अफसोस साफ नजर आ रहा था। सामने ही कुछ लोग एक कॉफिन को एक कब्र के अंदर डाल रहे थे। जाहिर सी बात है कि वहां पर जैक्सन का अंतिम संस्कार हो रहा था और उसकी कब्र उनके ही मेंशन के पीछे वाले एरिया में ही बनाई गई थी। दरअसल माहिरा का ही ऑर्डर था, क्योंकि वह जैक्सन को मरने के बाद भी खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी। जैसे ही जैक्सन की बॉडी को मिट्टी की सुपुर्द किया गया, माहिरा की आंखों से एक बूंद आंसू की निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आई। एपिसोड 308। कहानी अब तक। इस मेंशन के पीछे वाले एरिया में जो एक गार्डन की तरह था, वहां पर कुछ लोग काले रंग के कपड़े पहने हुए खड़े हुए थे। उन सबके आगे खड़ी हुई थी माहिरा, जिसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखों में अफसोस साफ नजर आ रहा था। सामने ही कुछ लोग एक कॉफिन को एक कब्र के अंदर डाल रहे थे। जाहिर सी बात है कि वहां पर जैक्सन का अंतिम संस्कार हो रहा था और उसकी कब्र उनके ही मेंशन के पीछे वाले एरिया में ही बनाई गई थी। दरअसल माहिरा का ही ऑर्डर था, क्योंकि वह जैक्सन को मरने के बाद भी खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी। जैसे ही जैक्सन की बॉडी को मिट्टी की सुपुर्द किया गया, माहिरा की आंखों से एक बूंद आंसू की निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आई। अब आगे, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सपाट नजर आ रहा था, जैसे वह अपने इमोशंस किसी को दिखाना ही नहीं चाहती हो। धीरे धीरे कर सभी लोग वहां से जाने लगे, सिवाय एक आदमी को छोड़कर, जो माहिरा का खास आदमी था। माहिरा अभी भी वहां पर इस तरह से खड़ी हुई एकटक उस कब्र को देख रही थी। माहिरा काफी देर तक ऐसी ही खड़ी रही तो उस आदमी ने कहा, माहिरा चलो अब यहाँ से। माहिरा ने बिना किसी इमोशन वाली आवाज में कहा, यहाँ से जाओ नील, मुझे कुछ वक्त जैक्सन के साथ बिताना है। नील ने कुछ और कहना चाहा, तभी माहिरा ने कहा, मैंने कहा जाओ नील। नील ने अब कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। नील माहिरा का खास आदमी तो था ही सही, साथ ही साथ में जैक्सन और माहिरा का खास दोस्त भी था। अब वहां पर सिर्फ माहिरा अकेली खड़ी हुई थी। माहिरा ने अपने कदम धीरे धीरे उस कब्र की तरफ बढ़ा दिए और घुटनों के बल उस कब्र के पास जाकर बैठ गई।
उसने अपना सिर उस कब्र पर रखा और अपने हाथ उस पर फेरते हुए बोली, जैक्सन तुम्हें काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा ना, बहुत टॉर्चर किया ना उस अंश खुराना ने तुम्हें, पर अब उसे तुम्हारे हर दर्द का बदला चुकाना होगा। लोग कहते हैं ब्लैक शैडो के सीने में दिल नहीं है, और अगर है भी तो वह किसी के लिए नहीं धड़कता, पर तुम वह इंसान थे जैक्सन जिसके लिए मेरा दिल धड़कता था। या कह सकते हो कि प्यार क्या होता है वह मैंने तुमसे ही सीखा, लेकिन हमारा प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। उससे पहले ही उस अंश ने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। फिर सीधा बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है जैक्सन, वह भी किसी से मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत। फिर एक फीकी सी हंसी के साथ बोली, कैसा हो अगर उसी की मोहब्बत उससे नफरत करने लगे या उससे दूर हो जाए। वह अंश खुराना सारी जिंदगी उसके लिए तड़पेगा, सारी जिंदगी उसके लिए तरसेगा। वह जिंदा तो रहेगा, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बन गई हूँ तुम्हारे बिना। पर यह माहिरा इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। मुझे अब पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होना है, ताकि मैं तुम्हारी मौत का बदला ले सकूं, ताकि मैं उस इंसान की जिंदगी में वो तबाही ला सकूं जो उसे न मरने दे और ना ही जीने दे। कहने के साथ ही माहिरा के चेहरे पर बेइंतहा नफरत नजर आने लगी। उसने अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा और उठकर वहां से चली गई। हीर का मायका। दादी अयांश को गोदी में बिठा उससे लाड लड़ा रही थी। अरे मेरा लड्डू, तू कितना कमजोर हो गया है, क्या तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रखती। अयांश भी अपनी ही भाषा में दादी की बातों का जवाब दे रहा था, जिससे दादी खिलखिलाकर हंसने लगी। अरे मेरा लड्डू, तू तो बात भी करने लगा। तभी हीर जो बगल में ही बैठी हुई अपनी माँ के हाथ के बने आलू के पराठे खा रही थी, उसने दादी से कहा, दादी आपको नहीं पता ये बहुत ज्यादा शरारती भी हो गया है, यह मुझे बहुत परेशान करता है। तो दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे बच्चे अपनी माँ को परेशान नहीं करेंगे तो क्या अपनी पड़ोसन को जाकर करेंगे। तुमने भी तो अपनी माँ को बहुत परेशान किया था। हीर ने कहा, दादी मैं इतनी शैतान तो नहीं थी, ये तो कुछ ज्यादा ही शैतान है। अभी आपने इसकी शरारतें देखी कहाँ है। तो दादी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तुझे बड़ा पता है तेरे बचपन के बारे में, हमसे पूछना तू कितनी शरारती थी। हर वक्त तुझे गोदी में ही रहना होता था, कभी नीचे खेलती ही नहीं थी। तो अजय जी वहां आते हुए बोले, हाँ माँ, और इसे बाहर घूमने का बड़ा शौक था। जैसे ही मैं अपने काम से लौटता था, ये तभी मेरी गोद में चढ़ जाती थी और कहती थी, पहले मुझे बाहर लेकर चलो वरना मैं रोने लगूंगी। ये बात सुनकर सुधा जी को भी हंसी आ गई, जो किचन से आलू का पराठा लिए बाहर आई थी। वह हंसते हुए बोली, ये तो आपने सही कहा है, हीर सभी को रोने के नाम पर ब्लैकमेल करती थी। सभी को अपने लिए ऐसी बात करते देख हीर ने झूठी की नाराजगी के साथ कहा, आप सब तो मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे मैंने बचपन में आप सबको बड़ा परेशान किया है। और वैसे भी अभी दादी ने क्या कहा, बच्चे अपने माँ बाप को परेशान नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी को करेंगे। तो दादी ने भी हंसते हुए कहा, तो यही बात तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब हमारा नन्हा अयांश अपने माँ बाप को ही तो परेशान करेगा ना। तो हीर ने सिर झटकते हुए कहा, सिर्फ माँ को बाप को नहीं, अंश के सामने तो ये हमेशा खेलता रहता है, पता नहीं मुझे ही क्यों ज्यादा परेशान करता है। तो ऋषु जो चुपचाप वहां बैठा सबकी बातें सुन रहा था और फोन में वीडियो गेम खेल रहा था, उसने अपनी नज़र वीडियो गेम से हटाकर हीर की तरफ देखते हुए कहा, लगता है पूरी दुनिया की तरह हमारा लिटिल चैंप भी अपने डैड से डरता है, तभी तो उनके सामने शरीफ बन के रहता है। वैसे भी जीजू के सामने किसी की हिम्मत ही नहीं होती ना कुछ बोलने की। तभी सुधा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ऋषु तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे हो, जाओ अपने रूम में जाकर बैठो। और यह क्या हर वक्त वीडियो गेम खेलते रहते हो, पढ़ाई नहीं करनी क्या तुम्हें। ऋषु मुंह बनाते हुए खड़ा हुआ और बोला, जब देखो मुझे तो भगाते ही रहते हो। फिर अयांश को दादी की गोद से लेते हुए कहा, चलो अयांश, आज तुम थोड़ा वक्त अपने मामू के साथ भी बिताओ, मैं तुम्हें अपने सारे वीडियो गेम दिखाऊंगा। कहकर ऋषु अयांश को गोद में लिए वहां से चला गया। हीर ने सुधा से कहा, माँ आप क्या बार बार ऋषु को डांटते रहते हो, वैसे भी वो अपने स्कूल में टॉपर है और अगर थोड़ा बहुत वीडियो गेम खेल भी लेता है तो क्या बुरा है। सुधा ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता हीर, आजकल पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, हर वक्त वो गेम और अपने दोस्तों से ही बात करता रहता है। हीर ने इस बार थोड़े सीरियस वे में कहा, यह आप क्या कह रही है माँ, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अजय जी वहां से अपने काम के लिए निकल गए थे, वहां पर अब दादी, सुधा और हीर ही बैठी हुई थी। दादी ने ऋषु का साइड लेते हुए कहा, सुधा तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे अगर पेपर में थोड़े बहुत नंबर काम आ भी गए तो क्या हो गया, बच्चा है, इस उम्र में अगर मौज मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा।
जाहिर सी बात है कि ऋषु अपनी दादी का लाडला था, इसलिए उसकी दादी को ऋषु में कभी कोई कमी नजर आती ही नहीं थी। सुधा ने कहा, पर माँ यही उम्र होती है जब बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, और आपको पता है अगर इस उम्र में हम सही गाइड उनको नहीं करेंगे तो आगे जाकर वह अपना करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हीर ने अपनी माँ का साइड लेते हुए कहा, ये बात तो आपने सही कही माँ, रुकिए मैं अभी जाकर ऋषु से बात करती हूँ। कहकर हीर ने प्लेट को टेबल पर रखा और उठकर वहां से जाने ही लगी। तभी दादी ने कहा, हीर उसे ज्यादा डांटना मत, प्यार से बात करना। हीर ने कहा, दादी आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं उसकी सौतेली बहन हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपने भाई से कैसे बात करनी है, और थोड़ी बहुत डांट लगा भी दूंगी तो उसमें क्या बुरा है। दादी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। कहकर दादी खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। फिर हीर ऋषु के रूम की तरफ चल दी। हीर जब ऋषु के रूम में आई उस वक्त आयांश को ऋषु ने अपने सामने ही बैठाया हुआ था और खुद फोन पर किसी से बात कर रहा था। पर जैसे ही उसने हीर को रूम में आते हुए देखा तो ऋषु ने हड़बड़ा कर अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और खड़े होते हुए बोला, दी आप यहाँ पर। उसकी हड़बड़ाहट को हीर ने भी नोटिस किया था। उसने गहरी नजरों से ऋषु के फेस पर नजर आ रही घबराहट को नोटिस करते हुए कहा, किससे बात कर रहे थे तुम ऋषु। एपिसोड 309। कहानी अब तक। दादी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। कहकर दादी खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। फिर हीर ऋषु के रूम की तरफ चल दी। हीर जब ऋषु के रूम में आए उस वक्त आयांश को ऋषु ने अपने सामने ही बैठाया हुआ था और खुद फोन पर किसी से बात कर रहा था। पर जैसे ही उसने हीर को रूम में आते हुए देखा तो ऋषु ने हड़बड़ा कर अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और खड़े होते हुए बोला, दी आप यहाँ पर। उसकी हड़बड़ाहट को हीर ने भी नोटिस किया था। उसने गहरी नजरों से ऋषु के फेस पर नजर आ रही घबराहट को नोटिस करते हुए कहा, किससे बात कर रहे थे तुम ऋषु। अब आगे। तो ऋषु ने जल्दी से कहा, किसी से नहीं। तो हीर ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अभी देखा तुम अभी किसी से बात कर रहे थे। लाओ अपना फोन मुझे दो। ऋषु ने जल्दी से अपना फोन पीछे की तरफ करते हुए कहा, अरे दी, मैंने कहा ना किसी से नहीं। तो हीर ने कहा, मैंने कहा अपना फोन मुझे दो। इस बार हीर ने थोड़ी सख्ती से कहा तो ऋषु ने धीरे से अपने फोन वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। हीर ने उसके हाथ से फोन लिया और एक नज़र ऋषु की तरफ देखते हुए कहा, पासवर्ड क्या है तुम्हारे फोन का। ऋषु ने मुंह बनाते हुए अपने फोन का पासवर्ड हीर को बता दिया। हीर ने पासवर्ड फोन में इंटर किया और फोन खुल गया। उसने फिर फोन में चेक किया तो देखा कि लास्ट कॉल किसी शानू के नाम से था। हीर ने पूछा, यह शानू कौन है। तो ऋषु ने जल्दी से कहा, अरे मेरा दोस्त है, मेरी ही क्लास में पढ़ता है। तो हीर ने कहा, अच्छा तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है, चलो आज मैं भी उससे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि तुम अपनी क्लास में क्या स्कोर कर रहे हो। हीर जैसे ही नंबर डायल करने लगी, ऋषु जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, दी प्लीज ऐसा मत करो। हीर जो नंबर डायल करने ही वाली थी उसने कन्फ्यूजन से ऋषु की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों ऐसा क्यों ना करूँ मैं तो पहले भी तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात कर चुकी हूँ ना, तो फिर शानू से क्यों नहीं बात कर सकती। हीर को ऋषु की बात पर अब डाउट हो रहा था कि वह जरूर कुछ छुपा रहा है। तो ऋषु ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, दी वो शानू। कहकर ऋषु रुक गया तो हीर ने पूछा, क्या शानू, आगे बोलो। तो ऋषु ने विचारों वाली नज़र से हीर को देखते हुए कहा, शानू कोई लड़का नहीं, एक लड़की है जो मेरी ही क्लासमेट है। ये बात सुनकर हीर को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ऋषु के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ नजर आ रहा था कि शानू सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसने दोबारा ऋषु से पूछा, मुझे साफ साफ बताओ शानू तुम्हारी कौन लगती है। ऋषु ने कुछ कहना ही चाहा तभी हीर ने उसे रोकते हुए कहा, और झूठ मत बोलना और बातों को तो घुमाने की कोशिश करना भी मत दी ऋषु, वरना सीधा पापा के सामने बात करूंगी। ये सुनकर ऋषु ने घबराते हुए कहा, नहीं पापा से कुछ मत कहना, मैं आपको सब बता रहा हूँ, पर पहले प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगे, पापा और माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। हीर ने कहा, ठीक है, मैं पापा और माँ से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, अब बताओ मुझे। तो ऋषु ने धीरे से कहा, शानू मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर हीर का मुंह खुला के खुला रह गया, क्योंकि ऋषु अभी सिर्फ 17 साल का था और हाई स्कूल में पढ़ता था। उसने चौंकते हुए कहा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कम से कम अपनी उम्र तो देखो ऋषु, तुम्हारी उम्र है क्या गर्लफ्रेंड बनाने की। मतलब माँ सही कह रही थी, तुम्हारा ध्यान अपनी पढ़ाई से हटकर अब इन बातों में लगने लगा है। हीर ने उससे डांटे हुए कहा। तो ऋषु ने कहा, दी मुझे वह बहुत अच्छी लगती है और वह भी मुझे पसंद करती है, और मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ जिसकी इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनी है, मेरे और दोस्तों की भी गर्लफ्रेंड है, तो उसमें क्या बुरा है। हीर ने ऋषु के कान पकड़ते हुए कहा,
बुरा है ऋषु, अगर तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस ना करके इन बातों की तरफ ध्यान देते हो तो बहुत बुरी बात है ये, और अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम इन बातों को समझ पाओ, इसलिए आइंदा से सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ना कि यह फालतू की बातों पर समझे। कहकर हीर ने फोन को उसके हाथ में रखा और आयांश को गोद में लेते हुए कहा, आगे से मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में तुमने जरा सी भी लापरवाही की ना ऋषु तो फिर मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। कहकर हीर वहां से जाने ही लगी, तभी ऋषु ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, आप प्लीज पापा और माँ से कुछ नहीं कहेंगी ना। हीर रुकी और उसने पलटकर ऋषु की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी अब पढ़ाई के मामले में उन्हें परेशान नहीं करोगे, समझे। ऋषु ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो हीर वहां से चली गई। फिर उसने अफसोस से अपने फोन की तरफ देखा और पीठ के बल बेड पर लुढ़कते हुए कहा, मेरे प्यार की दुश्मन तो मेरी बहन ही निकली। अब मैं कैसे अपनी शानू से ब्रेकअप करूंगा, उस बेचारी का दिल नहीं टूट जाएगा। खुराना मेंशन, अंश मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तब से अपना काम ही किए जा रहे हो। अंश जो सोफे पर ही बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ मेल वगैरह सेंड कर रहा था, उसने बिना हीर की तरफ देखे कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ हीर, बोलो क्या कह रही हो। हीर जो उसके बगल में ही बैठी हुई थी वह अंश की बाह हिलाते हुए बोली, पहले ये लैपटॉप बंद करो, बात बहुत जरूरी है। अंश ने एक नज़र हीर की तरफ देखा और लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, लो कर दिया बंद, अब बोलो क्या जरूरी बात है। तो हीर ने अब धीरे धीरे कर अंश को ऋषु के बारे में सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अंश ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात है, ये नॉर्मल है, इस एज में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर हीर की हैरानी की सीमा ना रही, उसे तो लगा था कि जैसे वही ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी ऐसे ही अंश भी शॉक्ड ही हो जाएगा, पर अंश तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। हीर ने हैरानी से कहा, तुम्हें ये नॉर्मल लगता है, अभी वह सिर्फ 17 साल का है, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ना कि इन सब बातों की तरफ। अंश ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, वह अब बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर कई तरह के चेंज आ रहे हैं, इस वजह से ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन नॉर्मल बात होती है, इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो। हीर इस बात पर मुंह फुलाकर बैठ गई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, मुझे लगा था तुम मेरी बात सुनकर ऋषु से बात करोगे, पर यहाँ तो तुम खुद उसकी साइड ले रहे हो, और मैं भी तो 17 की थी, पर मैंने तो कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। एपिसोड 310। कहानी अब तक। ये सुनकर हीर की हैरानी की सीमा ना रही, उसे तो लगा था कि जैसे वही ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी ऐसे ही अंश भी शॉक्ड ही हो जाएगा, पर अंश तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। हीर ने हैरानी से कहा, तुम्हें ये नॉर्मल लगता है, अभी वह सिर्फ 17 साल का है, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ना कि इन सब बातों की तरफ। अंश ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, वह अब बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर कई तरह के चेंज आ रहे हैं, इस वजह से ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन नॉर्मल बात होती है, इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो। हीर इस बात पर मुंह फुलाकर बैठ गई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, मुझे लगा था तुम मेरी बात सुनकर ऋषु से बात करोगे, पर यहाँ तो तुम खुद उसकी साइड ले रहे हो, और मैं भी तो 17 की थी, पर मैंने तो कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। अब आगे। अंश ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और हीर को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके मखमली गुलाबी गाल पर आ रहे बालों को साइड में करते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें इसका मौका ही नहीं दिया और उससे पहले ही अपना बना लिया, और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ का पहला और आखिरी शख्स मैं ही हूँ। हीर ने अंश की शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, वह तो तुमने जबरदस्ती मुझे अपनी बीवी बनाया था, मैंने कौन सा खुशी से तुमसे शादी की थी। ये सुनकर अंश ने हीर की चिन पर हाथ रख उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मतलब क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। हीर ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है, वह तो मैं पहले की बात कर रही थी, जब तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी और मुझे कितना डराते थे, पर अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कहते कहते हीर चुप हो गई, जैसे आगे की बात कहने के लिए उसके अंदर हिम्मत ना हो। अंश शायद हीर के चेहरे पर नजर आ रहे भाव को पहचान गया था कि हीर कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही, इसलिए उसने पूछा, लेकिन क्या। हीर ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। तो अंश ने कहा, हीर बताओ मुझे इस लेकिन के आगे क्या। तो हीर ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन अंश, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड यह मारधाड़ और खून खराबे वाले काम करे, मेरा मतलब मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरा पति एक माफिया हो। तो क्या तुम ये सब नहीं छोड़ सकते हो, मेरा मतलब है कि क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ये सुनकर अंश ने पहले उसे हैरानी से देखा और फिर अपनी आंखें छोटी कर उससे पूछा, अचानक तुम्हारे दिमाग में यह बात कहाँ से आई है,
क्योंकि मैं कैसा हूँ ये बात तो तुम्हें शुरू से पता थी ना, फिर अचानक ही तुम मुझे ये सब छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो? हीर ने धीरे धीरे अपनी बात कही जैसे वो अपनी बात कहने से डर रही हो। देखो अंश, मुझे शुरू से ये सब पसंद नहीं था। मुझे पता है कि तुम इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं कहते, सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा देते हो, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा अंदर ही अंदर एक डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। जब भी तुम रात को आने में देर हो जाते हो ना, तब मेरे दिल में काफ़ी सारे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन भी बन चुके हैं और मुझे डर लगता है कि पता नहीं कब वह क्या कर दे। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, तुम भी जानते हो कि खतरा सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली पर भी बना रहता है, इसीलिए तो हमेशा हर वक्त हमारे आसपास प्रोटेक्शन रहती है। मैं मानती हूँ कि वह सब हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन तब ऐसा फील होता है जैसे हम इन सब में बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ा डर मुझे मेरे बच्चे के लिए लगता है, कहीं मेरे अयांश पर किसी तरह की मुसीबत ना आ जाए। तुम्हें याद है ना जब मेरे साथ वह हादसा हुआ था? अंश हीर के डर को समझ रहा था और उसकी परेशानी भी। वैसे भी हीर कई बार इस बारे में अंश से दबी जबान में कह चुकी थी, इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हीर, मुझे ये सब हैंडल करना आता है, तुम ये सब मत सोचो, और मुझे इन सब की अब आदत भी हो चुकी है। और रही बात ये सब छोड़ने की, तो मैं इस तरह से ये सब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि माफिया की दुनिया में एक बार जाने के बाद वहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। और वैसे भी यह बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। अंश की बात ने एक बार फिर से उसका दिल तोड़ दिया था, और वह ये भी जानती थी कि वह चाहे उनसे कितना भी कहे, अंश अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। अंश ने हीर के चेहरे पर नजर आ रही परेशानी को देखकर उसे थोड़ा नर्म लहजे में कहा, हीर, मैंने कहा ना, तुम ये सब सोचना छोड़ो, और बार बार तुम मुझे ये बात मत कहा करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ और उस मुकाम को पाने का सपना कई लोगों का है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही माफिया की दुनिया छोड़ दूंगा? और वैसे भी मेरा कभी बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में आने का कोई इरादा नहीं था, वह तो डैड की जिद थी, तब जाकर मैंने खुराना अंपार संभाला, इसलिए आइंदा से इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना, समझ गई? हालांकि हीर को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ धीरे से बोली, ठीक है अंश, नहीं करूंगी। अंश ने स्माइल करते हुए हीर के गालों को हल्का सा पिंच करते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मानती रहा करो, चलो अब मैं तुम्हारा मूड सही करता हूँ। कहकर अंश ने हीर के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसका चेहरा अपने करीब लेकर आया। वो मुस्कुराते हुए हीर के मखमली होठों को देख रहा था, जिन्हें देखकर अक्सर वो सब भूल जाता था, क्योंकि उस वक्त उसका दिल उन्हें जी भरकर चूमने का होता था। वही हीर का चेहरा भी जैसे जैसे अंश के फेस के करीब आ रहा था, हीर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, इसलिए उसने कसकर अंश की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। इन कुछ पलों में हीर अपनी नाराजगी भी भूल गई थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। उसे अंश की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वही अंश उसके होठों को छूने ही वाला था कि तभी अंश का फोन रिंग करने लगा। अंश, जिसके दिल में हीर के होंठों की तलब बढ़ गई थी, उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अब किसे मरना है जो इस वक्त कॉल कर रहा है? वही हीर अपने होश में वापस आए और जल्दी से अंश से दूर हो गई। वो जल्दी से अंश से थोड़ा सा दूर हटते हुए बोली, वह मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। कहकर हीर बिना अंश की बात सुने उसकी गोद से उठ गई। अंश उसे कुछ कहने ही वाला था, पर वो अंश को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही रूम से बाहर निकल गई। अंश समझ गया था कि हीर के दिल में नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। उसने हीर को जाते हुए देखा और अपना फोन लेकर बालकोनी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसके फोन की स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा था, उसे देखकर अंश के चेहरे पर थोड़े सीरियस वाले एक्सप्रेशन नजर आने लगे। कुछ देर बाद अंश बालकनी की रेलिंग के पास ही खड़ा हुआ था। वह फोन पर किसी से बहुत ही सीरियस वे में बात कर रहा था। उसका एक हाथ अपनी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से उसने फोन को पकड़ा हुआ था। शायद सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसी बात कही गई थी, जिस वजह से अंश के चेहरे पर एकदम से गुस्सा नजर आने लगा और उसकी भौहें भी एकदम सख्त हो गई। अंश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, और यह काम कल तक हो जाना चाहिए, वरना मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर अंश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसकी नज़र नीचे गार्डन एरिया की तरफ गई, जहां पर हीर बेंच के पास बैठी हुई किसी ख्यालों में गुम नजर आ रही थी। दरअसल हीर ने तो काम का सिर्फ बहाना ही बनाया था और अंश इस बात को समझ गया था। उसने अपना नाम हिलाते हुए कहा, आखिर इसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अचानक इसके दिमाग में ये फितूर क्यों जागा?